सभी को पुनः शुभ संध्या। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक दुबे आज आपसे आपके बीच का कुछ विचार साझा करूंगा। हम सभी चिकित्सक हैं और चिकित्सा करते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आयुर्वेद चिकित्सक जब अपना काम शुरू करता है तो मरीज के साथ जुड़ते समय उसको क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और उसको किस तरीके से सरलीकृत करके हम आसानी से अपने ओपीडी लेवल पे अपने चिकित्सा काम को आसानी से कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो आज या जो भी हमारे आगे के सेशन होंगे वो मुख्य रूप से फंडामेंटल साइंस को किस तरीके से हम क्लिनिकल डेस्क पे ले जा सकें, इसी बेसिस पे हम सारी बातें करेंगे। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि मेरे जो एक्सपीरियंस मुझे मेरे गुरुओं से प्राप्त हुआ है या जो आयुर्वेद के ग्रंथों से प्राप्त हुआ वो आप तक क्लिनिकल लेवल पे ले जा सकूं और एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन, बाइलेटरल डिस्कशन हम यहाँ पे कर पाए तो शायद ये जो भी हम वेबिनार यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, ये सेशन जो कर रहे हैं, इसकी सार्थकता होगी। तो बहुत ज्यादा मैं समय न लेते हुए मुख्य टॉपिक पे आना चाहूंगा। जो विषय हम लोग यहाँ लेने जा रहे हैं मुख्य रूप से उदर रोग के विषय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदर रोग वास्तव में व्याधि स्वरूप की स्थिति का जो वर्णन किया गया है उसके पहले की भी कुछ सामान्य सी स्थितियां हमें एक चिकित्सक के रूप में मिलती है। तो कैसे एक चिकित्सक उन सारी चीजों को समझते हुए हमारे उदर संबंधित बीमारियों को समझ सकता है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप सभी स्लाइड के थ्रू हम आगे। तो आज जो बातें होंगी वो आयुर्वेद एट क्लिनिक लेवल पे हम बातें करेंगे कि आयुर्वेद को क्लिनिक लेवल पे किस तरीके से डे टू डे प्रैक्टिस में हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली साथियों, मैं आपके जैसा ही एक चिकित्सक हूं जिसने अपने स्व अनुभवों से और अपनी परंपरा से अपने गुरुओं से कुछ सीखा है। आज अवसर है आपके साथ उसको शेयर करने का, आपके साथ कुछ अनुभवों को साझा करने। एक चिकित्सक जब कहीं अपनी चिकित्सा कार्य में आगे आता है तो उसकी कुछ सामान्य सी जो परेशानियां होती हैं वही इसका मुख्य बिंदु रहा है। यहाँ जो भी ज्ञान है वो मेरा स्वयं का नहीं है, वो मुझे किसी न किसी गुरु परंपरा से मिला है। मैं उन सभी गुरुओं का बहुत आभारी हूँ जिनकी वजह से मैं आज आपके समक्ष यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे गुरुवर प्रोफेसर श्री कृष्ण खांडल सर, जिनके अंडर में मुझे एमडी करने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने मुझे आयुर्वेद का विशेष जो ज्ञान था वहीं से उसकी शुरुआत हुई। और आज की दृष्टि में मेरे गुरुवर वैद्य हितेन वाजा सर, जिनकी कृपा से मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ उसका इन लोगों की ही वाणी का मैं आपके समक्ष प्रदर्शन कर रहा हूँ। मेरा स्वयं का बहुत कुछ नहीं है। श्री गुरुभ्यो नमः। एक चिकित्सक को क्या डिफिकल्टी आती है जब वो अपनी क्लिनिक में बैठता है तो उसकी क्या परेशानियां होती है? वास्तव में देखा जाता है कि जो फंडामेंटल साइंस है, आयुर्वेद का जो मौलिक सिद्धांत है, वो क्लिनिक पे दिखाई नहीं देता है। हम जब क्लिनिक पे बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमने अभी तक समझा था उसको हम अप्लाई कैसे करें। तो इसी दुविधा के निवारण के लिए हम पहले अपनी इस बातचीत को इसी क्रम से आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में हम कई बार जो बीमारी के मूल उत्पादक कारण होते हैं, जिनको हम स्वतंत्र निदान कहते हैं, उनका हम सही ढंग से विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं या उनके बारे में हम सही दृष्टि नहीं विकसित कर पाते हैं। उनके ज्ञान के अभाव में हमारी चिकित्सा दुविधा की स्थिति में चली जाती है या डायग्नोसिस दुविधा की स्थिति में चली जाती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हमको देखने को मिलती है कि कई बार हम चिकित्सा कार्य में काम शुरू करते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम पूर्ण रूपेण जो है हम मरीज को पूर्ण रूप में लाभ नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रीटमेंट है उससे पार्शियल रिलीफ जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी जो हमें कठिनाई, तीसरी रूप में जो हमारी कठिनाई रहती है वो है कि कोई भी बीमारी हम ठीक करते हैं और उसका रिकरेंस दिखाई देता है। तो ये जो मुख्य परेशानियां हैं कि कई बार हम जब डिजीज के साथ जुड़ते हैं और वो बार बार रिकरेंस होती है तो भी हमारी चिकित्सा में हम एक कॉन्फिडेंस के लेवल में आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक चिकित्सक इन तीन चार परेशानियों से हमेशा अपने आप को सामने पाता है और अपनी हर बार इससे उसकी लड़ाई चलती है। बीमारी का बार बार हो जाना, एक पार्शियल रिलीफ मिलना या डिजीज ठीक हो गई तो कैसे ठीक हुई, ये जो संबंध था हमारे चिकित्सा और हमारी डायग्नोसिस का, इसके बीच में एक कोरिलेशन नहीं बना पाता। ये उसकी मुख्य जो चिकित्सीय दुविधा है वो हमें देखने को मिलती है। तो जो कुछ भी इसमें हमें विशेष तौर पर यह समझ में आया कि वास्तव में इसका कारण क्या है, हम कैसे
ये सारी चीजें क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम क्यों नहीं इसको समझ पा रहे। तो जब इसका एक क्लिनिकल मूल्यांकन किया गया तो समझ में एक बहुत बड़ी बात आई कि वास्तव में चिकित्सा का जो मूल आधार होता है, जिसको हम आप्तोपदेश या संकलन कहते हैं, इस संकलन के अभाव की वजह से हमारी चिकित्सा हर बार गलत दिशा में चली जाती है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कंडीशन में चली। तो ये संकलन नहीं होने की वजह से एक चिकित्सक क्या करता है, कभी हम बीमारियों के लक्षण को देखते हैं और कोई लाक्षणिक चिकित्सा शुरू कर देते हैं, कभी हम थोड़ा और परिपक्व होते हैं और बीमारी के कारण तक पहुंचते हैं और हेतु विपरीत चिकित्सा शुरू कर देते हैं, और कभी हमने और ज्यादा परिपक्वता ग्रंथ के अध्ययन से कर लिया तो हम दोष दूष से समूर्छना की स्थिति का थोड़ा आकलन करने लगते हैं और हम व्याधि विपरीत चिकित्सा करने लगते हैं। तो एक वैद्य इस लाक्षणिक हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत चिकित्सा में अपनी क्रियाओं को लेकर घूमता रहता है और वो कहीं ना कहीं हम जो मूल चिकित्सा का आधार है उस तक पहुंच नहीं पाता है और बार बार उसके बीमारियों में या तो रिलैप्स होता है या इनकम्प्लीट जो रिजोल्यूशन। तो कैसे हम इन सब चीजों को अपने डे टू डे प्रैक्टिस में ले आए कि एक चिकित्सक उन चीजों को संकलित कर सके, सब चीजों को कलेक्ट कर सके कि ओपीडी लेवल पे उसकी डायग्नोसिस पिन पॉइंट बने, जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट पिन पॉइंट करें। तो वास्तव में आयुर्वेद भी उतना ही वैज्ञानिक है जितना आपको आज के आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार सारी डायग्नोस्टिक मेथड्स या रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स या लैबोरेटरी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली हमारे विज्ञान का बेस अलग था, इसलिए हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो लिखी गई चीजें हैं उसका जो कंक्लूजन है वो थोड़े दूसरे रूप में देखने को मिलता है। तो आज हम पॉइंट वाइज इस पे बात करते हैं, संकलन में क्या क्या चीजों का ध्यान करना चाहिए, क्या एक ओपीडी लेवल पे एक डॉक्टर को करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात। आप सभी स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर, देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्थिति आती है कि हमें अपने जो हमारी प्रकृति है या जिस तरीके से हमारा निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का, हमारी जो आयु है, उस प्रक्रिया को कैसे हम चला रहे हैं, अगर हमको इस प्राकृतिक प्रणाली का ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम उस आयु को दीर्घ काल तक स्वस्थ स्थिति में नहीं रख सकते। तो वास्तव में जो हमारे आयु के पोषण की स्थिति है उसका मुख्य आधार जो हमारा त्रयोपस्तंभ का सिद्धांत बनता है, उस प्रकृति के ज्ञान का अभाव हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी चिकित्सक हैं और एक स्थिति से आप अपने अपने स्तर पर अपनी सफलता में आगे बढ़ रहे हैं। मूल बात यह आती है कि हम ओपीडी लेवल पे ये समझ कई बार नहीं बना पाते हैं कि जैसे कि पोषण 3 स्थान से आता है, आहार से, निद्रा से और ब्रह्मचर्य से, जिसको हम परिणाम स्वरूप आनंद कह रहे हैं। ये जो 3 मुख्य माध्यम बताए गए हैं पोषण के, यही 3 माध्यम बीमारियों के आने के भी बनते हैं। या तो कोई बीमारी आहार के माध्यम से आती है, या कोई बीमारी निद्रा के माध्यम से आती है, या कोई बीमारी आनंद या ब्रह्मचर्य के माध्यम से आती है। निज रीति की बीमारियों के ये 3 ही माध्यम होते हैं, चौथा कोई भी माध्यम नहीं। तो इस प्रकृति का पोषण करने वाले अगर ये 3 माध्यम हैं, तो हमारी प्रकृति का ज्ञान हमको होना चाहिए कि वास्तव में अगर ये 3 में से कोई ना कोई एक स्थिति या कोई ना कोई 2 स्थिति, ये डिपेंड करता है, कोई ना कोई ऐसी स्थितियां बिगड़ती हैं तभी हम रोगी होते हैं। एक उदाहरण के साथ यहाँ पे बात करना चाहेंगे। जैसे कि कई बार हमारे मरीज आते हैं और हमको नींद नहीं आने की परेशानी बताते हैं। तो नींद नहीं आना एक ऐसी परेशानी है जो कि हमको पता है कि निद्रा हमारे उपस्तंभ का एक भाग है, और जब हमारे आहार का सही पाचन हो जाता है, इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं और मन आत्मस्थ हो जाता है, तब हम सोते हैं। तो ये नींद जो है ये मध्य स्थिति में होती है, अर्थात आहार का सम्यक पाचन होना जरूरी है और इंद्रिया का अपने मन का जो है अपने विषयों से निवृत्त होकर अपने कार्य से हट जाना जरूरी है। तो कई बार ऐसा देखने को आता है कि हमें नींद आहार के सही नहीं पचने की वजह से आती है, और कई बार ऐसा देखने को आता है कि सही ढंग से अगर हमारे जो ब्रह्मचर्य आनंद के नियम है उसका पालन नहीं हुआ, उसकी वजह से नींद आती है। तो अगर कोई नींद का कारण आहार का सही पचन नहीं होना है, तो वहां पे हमको वो उपाय काम नहीं आएंगे जो आनंद या ब्रह्मचर्य की कमी से नींद नहीं आने के लिए दिए जाते। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी को नींद का कारण आहार का सही पचन नहीं है, तो पाचन युक्त औषध देने से उसको अच्छी नींद आ सकती है, ऐसा देखने में आता है।
इसका एक थोड़ा सा और क्लिनिकल आपको अनुभव साझा करना चाहूंगा। आमतौर पर नींद दो तरीके से हमें नहीं आती। एक कि हम सो गए और हमें 3-4 घंटे बाद हमारी नींद खुल जाए, ये होता है एक निद्रा की गड़बड़ी की हमें थोड़ी देर नींद आई लेकिन उसके बाद हम जागृत हो। दूसरी स्थिति ऐसी बनती है कि जिसमें हम देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं और हमको नींद नहीं आती। तो यहाँ जो पहली नींद की स्थिति थी जिसमें कि हम थोड़ी देर सो के फिर जाग जाते हैं, ये आहार के सम्यक पचन नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और जो दूसरी स्थिति है जिसमें कि हम सो ही नहीं पाते हैं, लंबे समय तक बिस्तर में लेटे रहते हैं, ये वास्तव में ब्रह्मचर्य या आनंद बिगड़ जाने की वजह से। तो ये छोटा सा आकलन अगर हमारे प्रकृति की स्थिति का हम कर लें, तो एक नींद नहीं आने वाली बीमारी में कब हमें पाचन औषधियां देनी है और कब हमें सत्वाजय या ब्रह्मचर्य की स्थितियों में ध्यान करके उसको उस क्रम में ले आना है, उसका हमारा ज्ञान आसानी से हो सकता है और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो सकता है। तो ये एक पहला बिंदु है जिसमें हमें संकलन पे हमें एक चिकित्सकों के रूप में हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपना संकलन प्रकृति के ज्ञान को ध्यान में रख के बढ़ाएं और ओपीडी लेवल पे इन तरीके की डायग्नोसिस को अपने रोज अभ्यास का हिस्सा बनाएं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे जाना चाहूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, हम हमारे शरीर का जो बंधारण है, अर्थात ये जो हमारा 24 धातुआत्मक शरीर है वो कैसे बना है और उसके अंदर जो रचनात्मक भाग हैं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ उनका फैलाव है, अगर हमको इसका सम्यक ज्ञान रहता है तो हम सही ढंग से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण यहाँ भी रखना चाहेंगे। आमतौर पर हम उन चीजों के साथ यहाँ आगे बढ़ रहे हैं जो रोजमर्रा को हमको क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलती है। विबंध, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां आप सभी रोज मरीजों के साथ डील करते हैं। वास्तव में ये हमारे पास जब कभी भी ऐसा मरीज आता है तो हमारी एक दृष्टि जाती है कि जो विबंध है वो पुरी श्वासोच्छ्वास की व्याधि है और हम पुरी श्वासोच्छ्वास के हिसाब से कोई चिकित्सा शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो विबंध पुरी श्वासोच्छ्वास की व्याधि नहीं है, विबंध प्राण व श्रोतस की व्याधि है। प्राण व श्रोतस हमारे शरीर का एक ऐसा श्रोतस है जो हृदय से लेकर महाश्रोतस तक फैला हुआ। महाश्रोतस अर्थात मुख से लेकर पूरा मलद्वार तक का हिस्सा, इसमें आमाशय और पक्वाशय दोनों समाहित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि जो विबंध है वो पक्वाशय से होता है, लेकिन कई बार वो विबंध पक्वाशय के उदावर्त की वजह से हो सकता है और कई बार आमाशय के सही ढंग से पाचन न होने की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको इस शारीर का ज्ञान है कि हमारा जो महाश्रोतस है वो आमाशय पक्वाशय दोनों को लेकर समाहित है और ये प्राणवा श्रोतस का हिस्सा है, तो जब कभी भी आपको अजीर्ण की वजह से विबंध देखने को मिलेगा तब उसमें आप आम पाचन की औषधियां देंगे, और जब कभी भी उदावर्त की वजह से आपको विबंध देखने को मिलेगा तो आप उसमें वातानुलोमक औषधियां देंगे। तो ये जो शारीर का ज्ञान है ये हमको चिकित्सा करने की नई दृष्टि देता है। तो हम सभी को इसको समझ के अपनी चिकित्सा में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शारीर, हमारा जो आयुर्वेदीय शारीर है वो कहना क्या चाहिए। ऐसे ही एक भ्रम हमारे साथ और होता है, हृदय, जो कि हमारे प्राण व श्रोतस का उत्पादक मूल है, जो कि हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि अगर लंबे समय तक किसी को विबंध रहे तो पहले महाश्रोतस बिगड़ने के बाद उसके हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हृदय की कार्य क्षमता बिगड़ने लगती है। हृदय जो कि हमारे कोष्ठ को शाखा से जोड़ने वाला भाग है, जो कि हमारे प्राणवाह और रसवा स्रोतस का मूल है, उत्पादक मूल है, और इसी से हमको बल प्राप्त होता है। तो देखने में ये आता है कि ये हृदय वास्तव में अधोपुंडरीक दल जैसा होता है, मतलब उल्टे कमल की तरीके से होता है। तो हमारा आयुर्वेदीय हृदय जो है वो हार्ट और लंग दोनों को आपस में समाहित किए हुए। इसीलिए आचार्य चरक ने कहा है कि हृदय रस आदि धातु नाम चा उपशोषणम, जहाँ श्वास की बात आती है वहां की स्थितियों में बात करते हैं। तो वास्तव में हार्ट प्लस लंग दोनों को समाहित करके हमारा हृदय है, ऐसा शरीर हमारा आयुर्वेद का। तो अगर हम इस शरीर को समझ पाते हैं तो हम विबंध या हृदय के रोगों में मूल रूप से हमें जो चिकित्सा है वो हम अपने आमाशय पक्वाशय को ध्यान में रखते हुए, महाश्रोतस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इससे हमें चिकित्सा में भी लाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर हम क्लिनिकल लेवल पर रोजमर्रा अप्लाई करते चलें तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चिकित्सा बहुत सरल हो जाती है, समझ के हो जाती है और उसके परिणाम दिखाई देते हैं। ये जो कुछ भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्षों की परंपरा, गुरु परंपरा से मिला ज्ञान है जिसके लिए हम सभी ऋणी हैं, और मैं सिर्फ आप तक अपने उन ज्ञान को वाहित कर रहा हूँ माध्यम के रूप में। मेरा स्व अनुभव थोड़ा बहुत इसमें है, लेकिन ज्यादातर जो कुछ भी है ये गुरु परंपरा से वाहित ज्ञान है जो आप तक पहुंचा।
ऐसे ही हमें महत्वपूर्ण तरीके से ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी रोग के बारे में अगर हमारा समुचित ज्ञान है तो हम उसकी स्थिति में उसका डायग्नोसिस करना या उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए आसान है। वास्तव में जब कभी भी विकृति हमारे शरीर में आती है तो वो दो स्थितियों से हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है। यहाँ एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखा गया है कि जैसे रक्तवाह स्रोतस वो वास्तव में यकृत और प्लीहा मूल का होता है, लेकिन रक्तवाह स्रोतस दुष्ट हो सकता है या विद्ध हो सकता है। ऐसी उसकी दो तरीके की विकृतियां बताई गई, अर्थात रक्तवाह स्रोतस के जो निदान है विदाही अंगपानानी स्निग्धोष्ण द्रवाणी च, इस तरीके के आहार विहार का सेवन करने से कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें कुष्ठ, वातास्त्र, पित्तास्त्र, गुल्म, कामला जैसी कुछ रक्तजन्य बीमारियां होने लगी। लेकिन ये रक्तजन्य बीमारियां दुष्टि की वजह से अगर होंगी तो वो प्रारंभिक स्थिति में रक्तवाह स्रोतस दुष्ट हुआ है, अर्थात हम उसको अल्प उपाय से ठीक कर सकते हैं, ऐसा एक संकेत हमारे ग्रंथों से हमको मिलता है। लेकिन अगर वही रक्तवाह स्रोतस इस तरीके से दुष्ट हो जाए, इस तरीके से विकृत हो जाए कि वो विद्ध की स्थिति में पहुंच जाए, जिसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, अर्थात स्रोतस अपनी रचनात्मक विकृति से बिगड़ जाए, तब ऐसी स्थिति में जो लक्षण होते हैं जैसे श्यावांगता, पांडुता, रक्त रोचनता या कहीं पे रक्त का वृद्धि होना या रक्त की कहीं भी गमन होना, अगर ऐसी स्थिति होने लगे तब समझिए कि हमारा जो स्रोतस है उसकी मूल क्रिया प्रणाली अर्थात वो जो रचनात्मक रूप से बना हुआ था उसमें टूट फूट हो। तो अगर हमारा पेशेंट स्रोतो दुष्टि की स्थिति में आया है तो हमारे लिए अल्प उपाय से आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हमारा पेशेंट स्रोतो विद्ध की स्थिति में आया है तो हमको इसका संकलन होना चाहिए कि इसमें ये या तो याप्य हो सकता है या प्रत्यक्ष हो सकता है या महत उपाय साध्य हो सकता है, आसानी से तो नहीं ठीक होने। तो इस तरीके के सामान्य ज्ञान को रख के हम अपनी चिकित्सा जो अवधि है उसकी काल मर्यादा भी ठीक सेट कर सकते हैं कि नहीं, ये मरीज हम 3 महीने में या 6 महीने में ठीक कर पाएंगे, या इस मरीज को हम नहीं ठीक कर पाएंगे, इसको तो हमें रेफर कर देना चाहिए। मतलब रोग ज्ञान के अभाव में हम कई बार इस तरीके की स्थितियों में जाते हैं कि हमारी चिकित्सा सही दिशा से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमको अपने चिकित्सा की स्थिति में हमेशा चरक और सुश्रुत जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उसमें चरक को माध्यम बना के स्रोतो दुष्टि को देखना चाहिए और सुश्रुत को माध्यम बना के स्रोतो विद्ध को देखना चाहिए। इससे हमें रोग की स्टेजिंग, जो स्टेजिंग ऑफ डिजीज होती है, उसका ज्ञान यहाँ पे हमको। ऐसे ही हमारे जो क्लिनिकल लेवल पे जो अगली परेशानी आती है वो है विकृति ज्ञान का अभाव। विकृति अर्थात जो कुछ भी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा हमें बाहर से मिलती है जिसको हम निदान कहते हैं, वो जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो वो जो कुछ भी अपनी विकृत स्थिति में हमारे शरीर में प्रभाव छोड़ता है उसका भी 3 स्तर होता है, जिसको आचार्य चरक ने कोष, शाखा और मर्मास्थि संधि नाम दिए। आप सभी इससे वाकिफ हैं और आयुर्वेद की मूल चिकित्सा जो है इसी को माध्यम बना के की जाती है। कोष्ठ अर्थात हमारे शरीर का वो भाग जहाँ पे उत्पादन होता है, शाखा हमारे शरीर का वो भाग जहाँ पे स्त्रीकरण स्थापन होता है, और मर्मास्थि संधि हमारे शरीर का वो भाग जहां से उपयोग या लय की स्थिति में जाता है। तो वास्तव में कोई भी बीमारी इन 3 लेवल पे हो सकती है, जिसको कि चरक ने विकार, रोग और व्याधि ऐसे 3 नामों में बात की है। विकारो धातु वैषम्यम, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष दूष सम्मुचना व्याधि। बताने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बीमारी विकार स्वरूप की है और कोष्ठ की है तो ऐसी बीमारी में सिर्फ दोष उपक्रम करने से वहां पे लाभ देखने को मिलता है। अगर कोई व्याधि रोग स्थिति के है और शाखा में है तो वहां पे धातु उपक्रम करने से ही लाभ देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर कोई व्याधि दोष दूष समूर्छना की स्थिति में पहुंच गई है और मर्मास्थि संधि की स्थिति में पहुंच गई है तब वहां पे चिकित्सा सूत्र लगाना आवश्यक हो जाता है। वमन, विरेचन इत्यादि जो भी हमारे चिकित्सा सूत्र बताए गए उनका हमको प्रयोग करना। तो मूल रूप से देखें कि अगर आप बीमारी को इस तरीके से लेयर वाइज क्लासिफाइड कर पाते हैं तो आपका चिकित्सा बहुत ही फेज मैनर में होती है, पिन पॉइंटेड होती है, औषधियों का दुरुपयोग रुक जाता है। जहां पे 200 क्रम लगाना है वहां सिर्फ वातस
स्नेह स्वेदा संशोधनम मृदु की स्थिति से जो वातस्य उपक्रम है वो आप लगा देंगे, सिर्फ 200 उपक्रम से आपका काम चल जाएगा। जहां आपको शाखा का उपक्रम करना है, रस में लंघन कराना है, तो आप सिर्फ 200 उपक्रम के बाद धातु क्रम लगाएंगे, वहां पे काम चल जाएगा। और जहां पे आपको दोष दोष समूचना दिख गई, वहां पे आपको व्याधि का उपक्रम लगाना पड़ेगा, व्याधि की चिकित्सा सूत्र लगाने पड़ेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। तो हर बीमारी को जब तक हम इस कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि अर्थात विकार रोग व्याधि इन 3 स्तरों में देखने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक हम अपनी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज नहीं डिसाइड करेंगे, जिसमें कि हम कई बार चिकित्सा में फेलोर की तरफ जाते हैं। अगर हम ये प्राइमरी चीजें जान सकें तो हमारे लिए विकृति ज्ञान हमें बहुत सही दिशा दे सकता है। जैसा कि आप सभी अभी कुछ दिनों पहले हम सभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोविड नामक महामारी से बहुत अच्छे ढंग से हमने उसमें अपना योगदान दिया, जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत कुछ हमारी ऐसी स्थितियां रही। तो उसमें आप देखे होंगे, एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं तो शायद अच्छा रहेगा। प्रतिशाय नाम एक बीमारी जो आयुर्वेद में वर्णित है, उसके ही कुछ विकृत स्वरूप यहाँ पे देखने को मिले थे, जिसमें कि आप देखते हैं कि प्रतिशाय में जनरली हमको होता क्या है, हमारा रोगी जो आता है या तो उसको नाक से पानी आ रहा होता है, या नाक से जो है बिल्कुल नाक जाम हो जाती है, या ऐसा होता है कि उसको बहुत छींके आ रही होती है। तो ये जो 3 स्थितियां हैं, नासा स्राव, नासा नाह और छौथु, ये हमारे कोष्ठ से उत्पन्न होने वाली स्थितियां हैं। तो अगर किसी मरीज के अंदर आपको ऐसा देखने को मिले कि उसको सर्दी है लेकिन उसके नाक से पानी आ रहा है, या नाक जाम हो गई, या छींक आ रही है, तो वो सिर्फ कोष्ठ के लेवल पे है, मतलब विकार स्वरूप का है, और इसमें हम थोड़े अल्प उपाय करेंगे, दोषों का उपक्रम करेंगे तो इसमें काम हो जाएगा, ऐसी एक दृष्टि हमको। लेकिन अगर यही प्रतिशाय का रोगी ऐसी स्थिति में आता है कि उसको नासा में, नाक में जलन हो रही है, नाक में खुजलाहट हो रही है, या नाक में खिंचाव हो रहा है, मतलब अब ये कंडू दाह और आयाम ये शाखागत स्थिति का इन्वॉल्वमेंट ले लिया है, ऐसी दृष्टि हमको हमारे आचार्य। तो ऐसे में हमको कुछ धातु क्रम करना पड़ेगा, सिर्फ 200 क्रम से काम नहीं चलेगा। ऐसी विकृति से हमको एक संदेश प्राप्त। ऐसे ही जब इसी प्रतिशाय में गंध ज्ञान चला जाए, मतलब बिल्कुल स्मेल नहीं आना, ऐसी स्थिति हो जाए, तब वो प्रतिशाय मर्मास्थि संधि स्तर में चला गया है और ये व्याधि स्वरूप का हो गया है, और इसमें सम्मुचना का भेद करना पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत कठिनाई के साथ ठीक होगा और या हमारे शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी दृष्टि हमको वहां पे दिखाई। तो एक छोटी सी बीमारी को हमने कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि के 3 लेवल पे बांट के जब समझा, तो हमारे लिए चिकित्सा करना कितना अच्छा हो गया, कि आसान हो गया कि विकार के लेवल पे 200 क्रम का संग्रह करना है, रोग के लेवल पे धातु क्रम का संग्रह करना है, और व्याधि के लेवल पे हमें चिकित्सा सूत्र को अप्लाई करना है। मतलब कब हमें बमन कराना है, कब हमको जो है धातु क्रम कराना है, और कब हमें लंघन पाचन करा के काम कर लेना है, इसकी दृष्टि देता है विकृति का ज्ञान। और जब ये विकृति का ज्ञान नहीं रहता है, तो हम विकार के लेवल पे भी समूचना भेद करने वाले चिकित्सा सूत्र चलाते हैं, और उससे हमारी औषधियों का जो मिस यूज है वो होता है। ये एक बहुत ऐसी चीज है, अगर हम एक चिकित्सक के रूप में इसका ध्यान करना शुरू कर दें, तो शायद हम यहाँ पे बहुत कुछ महत्व परिणाम अपने ओपीडी लेवल पे दे सकते हैं। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। अब चिकित्सीय दुविधा की जो अगली कड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पर जो ऐसी स्थिति जब हम बहुत अच्छे से हमने विकृति इत्यादि का ध्यान कर लिया, तो जो अगली कड़ी आती है, जो चिकित्सक का मेन होता है, वो है औषध, जिसका प्रयोग करके हम चिकित्सा में सफल होते हैं। वास्तव में ये जो औषध है, इसका जो साइट ऑफ एक्शन है, जो कार्य क्षेत्र है, अगर उसके बारे में भी हमारी दृष्टि रहती है, तो हम सही तरीके से अपने ओपीडी लेवल पे औषधियों का चयन कर पाते हैं और उनका सही सम्यक प्रयोग करके महज से महज बड़ी सी बड़ी बीमारियों में अच्छा लाभ। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण कहते हैं कि जहाँ पे सबको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए एक उदाहरण स्वरूप यहाँ संजीवनी बट्टी का उदाहरण दिया। संजीवनी चूंकि आम प्रयोग में सबसे आसानी से प्रयोग में ली जाने वाली औषधि है, इसका कार्य क्षेत्र आमाशय है। आमाशय जिसमें कि हम जानते हैं कि पाचन सार किट का विभाजन होता है, जहाँ पे हमारी जठराग्नि मूल रूप से काम करते हुए नाभि के साथ जुड़ी रहती है, और यहीं से हमारा जो पचा हुआ आहार रस है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हमारे सार किट का विभाजन आमाशय में पाचन सही से हो रहा है, तो आगे जो हमारा अगला आशय है नाभि से नीचे,
उसका नाम पक्वाशय है। वहां पे उसको सही पचा हुआ आहार रस प्राप्त होगा सारकिट विभाजन के बाद। तो कई बार ऐसा देखने को आता है कि कोई ऐसा रोगी आया जिसको ब्लडी डायरिया हो रहा है, रक्तातिसार की स्थिति हो रही है, और उस रक्तातिसार में अगर वो रक्तातिसार आमाशय से उत्पन्न हुआ है या पक्वाशय से उत्पन्न हुआ है, ये दो विभेद की स्थितियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि आमाशय में ही सही ढंग से सारकीट का पाचन नहीं हुआ और उसके वजह से जो मल था वो पक्वाशय में जा रहा था और वो अमातिसार को जन्म दे रहा था। संजीवनी जो कि वास्तव में वसनाभ इत्यादि के इसमें योग डले हुए हैं, और फिर भी हमने इसको वहां पे दिया और लाभ देखने को मिला, अर्थात आमाशय की स्थिति के मल में संजीवनी का कार्य उसका पाचन करना है, आम विष को दूर करने का काम करती है, अजीर्ण इत्यादि में काम में आती है, आप सभी जानते हैं। तो आमाशय का कार्य क्षेत्र अजीर्ण की स्थिति में संजीवनी का है, और अगर हमने संजीवनी को वहां पे दिया और उसने उस आम प्रदोष को दूर किया तो रक्तातिसार जैसी, जो कि हमको ऐसा लगता है संजीवनी उष्ण तीक्ष्ण स्थिति वाली औषध है, लेकिन रक्तातिसार का मल जो कि आमाशय से जा रहा था उसका पाचन हो गया और उसके वजह से पक्वाशय के अंदर जो क्षोभ उत्पन्न हो रहा था वो दूर हो गया और रक्तातिसार के रोगी में लाभ देखने को मिलता है। तो अगर हमें औषध का कार्य क्षेत्र पता हो तो हम उसका सम्यक प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण और रखते हैं, त्रिफला बहुत आसानी से और बहुत बहुतायत में यूज की जाने वाली हमारी औषधि है, जो कि एक कॉमन मैन से लेके और इंटेलेक्चुअल हायर ग्रुप तक सभी लोग त्रिफला का सेवन कभी ना कभी अपने जीवन में करते ही। वास्तव में त्रिफला जो है, अगर हमें उसका मूल जो कार्य क्षेत्र है वो पता रहे तो हम त्रिफला का सही उपयोग कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, त्रिफला कप पित्तग्नि में कुछ हरा सरा चक्षुष्या दीपनी वृष्या विषम जो नाश। तो ये जो त्रिफला है ये सरगुण प्रधान है और ज्यादातर लोग इसको त्रिफला को प्रयोग करते हैं मल के रेचन कराने के। तो जब सरगुण का मतलब अगर हम समझेंगे तो त्रिफला पक्व और अपक्व दोनों तरीके के मल को आसानी से पक्वाशय से बाहर निकाल, मतलब अगर हमारे शरीर में कोई अपक्व धातु है और हम त्रिफला का लगातार प्रयोग करते हैं तो पक्वाशय से उसको भी वो खींच के बाहर निकालते हैं, और लंबे समय तक त्रिफला का प्रयोग पक्वाशय में रुक्षता उत्पन्न करता है। तो ये विशेष ज्ञान अगर हमको रहे तो हम अपने मरीज में त्रिफला का कभी लंबे समय तक प्रयोग न करें, और जब कभी भी हम अगर उसको लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको अन्य अन्य कल्पनाओं के साथ करें, या जब कभी भी हमको उसका प्रयोग करना है तो पक्व स्थिति के मल को निकालने के लिए हम उसका प्रयोग करें तो हमारे लिए उसका उपयोग बहुत ज्यादा गुणकारी हो सकता है। तो ये जो औषध है उसका कार्य क्षेत्र अगर हमको सही ढंग से पता है तो हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे चिकित्सीय दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। ओपीडी लेवल पे हमको इसके साथ हमेशा रूबरू होना पड़ता है। तो ये हमारी दुविधा का एक बहुत बड़ा केंद्रवर्ती बिंदु है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना चाहेंगे, हमारे जो औषध का सेवन काल, हम मरीजों को दवाइयां देते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, सारंगधर ने, हमारे आचार्य भागवत ने 10, 11 या 6 औषध के अलग अलग सेवन काल बताए। वास्तव में औषध जो सेवन काल है उसका भी अगर हमें सही ढंग से ध्यान हो तो आचार्य चरक कोई भी चीज का जहां पे वर्णन करते हैं, जो संकलन हमें लेना है वो हमारे शरीर में, हमारे ग्रंथों में हमको किस जगह पे वर्णित है इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चरक ने औसत सेवन काल का वर्णन चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में किया, अर्थात औसत सेवन का प्रयोग, औसत सेवन काल का प्रयोग हमें सम्मूर्छना की स्थिति में, व्याधि की स्थिति में करना है। आचार्य भागवत ने भी जब इसका सूत्र स्थान में वर्णन किया है तब वहां पे आम पाचन करने के बाद औसत सेवन काल का वर्णन किया। तो इससे हमें एक दृष्टि मिलती है कि औषध सेवन काल जो है हमें आम पाचन के बाद प्रयोग करना है। अगर आम की स्थिति है तो हमको भोजन काल में औषध देना है, अर्थात भोजन से पूर्व, जो भोजन से 2 घंटे पूर्व की स्थिति होती है वो हमारे लिए औषध का सबसे अच्छा जो है समय होता है। और इसका वर्णन आचार्य अपने विमान स्थान में चरक ने किया है कि हमें आम प्रदोष की स्थिति में जो है अन्न काल में जो है औषध, आम प्रदोष हेतु अन्न काले पुनः
दोषा उलिप्तमास्यम स्निग्ध गुरु कुष्ठम, इस तरीके का एक श्लोक हमको मिलता है जो हमारे शास्त्र से ये बताता है कि औषध सेवन का जो काल है वो वास्तव में हमारे दोष दूष समूर्छना की स्थिति में हमको जो 10 काल बताए गए या 11 काल उसका सेवन करना है। लेकिन जब तक आम है शरीर में तब तक तो हमें भोजन से 2 घंटे पूर्व औषध लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आम की स्थिति है तो एक साथ औषधि जो अग्नि है हमारी वो औषधि को, दोष को और रहे आम को नहीं पचा सकती है। तो उससे क्या होता है, हमारे बल की सद्य हानि होती है। तो ये चिकित्सा में छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान करने लगे कि आम का पाचन हो जाए तभी हमको जो औषध सेवन काल है अर्थात भोजन से पूर्व, भोजन के पश्चात, मुहुर्मुहु, सामुद्र या ग्रासांतर, जितने भी हमको औषध सेवन काल के विभेद बताए गए हैं उनका प्रयोग हमें समूर्छना की स्थिति में करना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जिसका कि हम चिकित्सकों को अपने ओपीडी लेवल पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मुझे विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान दिलाना था। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण स्थिति आगे हमको देखने को मिलती है कि एक विशेष है जो निर्देश आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है कि एक व्यक्ति स्वस्थ क्यों रहता है, उसके लिए उन्होंने स्वस्थ वृत्त और अन्नपान नाम के 4 अध्यायों के चतुष्क बताए। तो कई बार ऐसा हमको देखने को आता है कि हमारा रोगी आहारज स्थिति में कोई चीज नहीं सेवन किया रहता है, लेकिन वो कुछ विहारज या वेगज स्थिति में या विचारज स्थितियों में कोई सारे निदानों का सेवन किया है। जैसा कि अभी हम पूर्व के स्लाइड्स में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा विबंध है या जो हमारा प्राणव स्रोतस है वो मुख से लेके मलद्वार तक फैला हुआ है। तो किसी व्यक्ति को अगर प्राणव स्रोतस की कोई विकृति है और उसके आहार में कोई विकृति नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं उसकी विकृति किसी विहार या किसी वेग के माध्यम से आ रही है, ऐसी एक दृष्टि हमको वहां पे देखनी चाहिए। जैसा एक उदाहरण यहाँ पे रखा गया है कि स्वस्थ वृत्त में कहा गया है नासिका नाम न कुष्णियान, अर्थात हमें नाक वगैरह को इसे उंगलियों से साफ करके नहीं रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो इस कार्य में लगे। तो ऐसी स्थिति में हम मूर्धा से लेके मूलाधार तक का जो हमारा प्राणवा सूत्र का विस्तार है उसके मुख्य मार्ग को हम क्षुभित करते हैं, बार बार उसको इरिटेट करते हैं। तो कहते हैं किसी भी दारुण चेष्टा से प्राणवा सूत्र दुष्ट हो। तो एक रोगी अगर इसी क्रिया को बार बार करता है तो आप आहार निदानों को ध्यान में करके उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। तो हमें कई बार स्वस्थ वृत्त के नियमों के बारे में भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे किसी स्वस्थ वृत्त के अंदर जो डिस्क्राइब जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें से किसी निदान का सेवन तो नहीं करते। तो चिकित्सा के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पे जाने के लिए आपका शास्त्र आपको रास्ता। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम स्वस्थ वृत्त के नियम की तरफ भी ध्यान दें और हम वहां तक पहुंचे कि हम देख पाए कि वास्तव में कहीं ऐसा किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं। अब दूसरा जो अन्नपान है जिसको कि हम अपने भोजन के खान पान के नियम के बारे में बात करते हैं, वास्तव में आप सभी जानते हैं, सभी चिकित्सा में नियमित रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं कि भोजन के बारे में 3 बहुत सामान्य से नियम। पहला है कि हमारा भोजन मात्रा पूर्वक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो हितकर होना चाहिए। मतलब हमारा भोजन मात्रा पूर्वक है, हमारा भोजन हितकर है और हमारा भोजन हमारे काल या समय अनुसार। तो कई बार रोगी सब कुछ भोजन की स्थितियों में एक लेके आता है लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों नियमों का फॉलो एक साथ नहीं कर पाता। कई बार वो भोजन हितकर तो ले रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, जितना भी आपने सात्विक खाने बताए, जितनी भी उसके लिए अनुकूल भोजन की स्थिति थी वो ले रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी मात्रा निश्चित नहीं रहती। और कई बार ऐसा होता है कि उसका सब कुछ सही है लेकिन उसके खाने का नियम ही सही नहीं रहता, खाने का समय ही सही नहीं रहता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये हमें जगत के 3 माध्यमों से प्राप्त होते हैं। बाहर की दुनिया और हमारा शरीर, लोक और पिंड, इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं जिसको हम लोक पुरुष साम्य भी कहते हैं, या बनते ही लोका ता बनते ही पुरुषा, ये सभी आप जानते हैं। ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आहार, उसका सीधा सीधा संबंध हमारे बाहर की दुनिया में सूर्य से। सूर्य का काम इस संसार में परिवर्तन करने का काम सूर्य का है, अर्थात अगर कोई जल है तो उसको वाष्प बना के वर्षा की तरफ ले जाने की स्थिति, अगर कोई कली है तो उसको पुष्पित कर देने की स्थिति, कोई कच्ची फसल है या फल है तो उसको पका देने की स्थिति, ये सारे काम
बाह्य जगत में सूर्य के माध्यम से होते हैं। और इसी सूर्य का जो प्रतिनिधि है पित्त हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में इसी तरीके की परिवर्तन कायम करता है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आहार हमारा सूर्य से जुड़ा हुआ है, नेचर के जो सन की स्थिति है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस सन के साथ जुड़ के अपना आहार ग्रहण करते हैं तो हमें नेचर की वो परिवर्तनात्मक शक्ति आसानी से हमारे पित्त को मिल जाती है और हमारे आहार का सही ढंग से पचन हो जाता है। इसी को हम मूल रूप से कालानुसार भोजन कहते हैं। अर्थात भारतीय ज्ञान में अगर समझे तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है इसको हम दिन कहते हैं। और इस दिन में जो 10 से 2 का दोपहर का समय होता है, इसमें हमारे सूर्य की स्थिति बाहर की दुनिया में सबसे अच्छी होती है। तो हमारा मुख्य भोजन इसी 10 से 2 के बीच में होना चाहिए। अगर हम इस समय अपना मुख्य भोजन लेते हैं तो हमारे आहार का सम्यक पचन होता है। और प्रातः और सायंकाल हम लघु सुपाच्य भोजन लें तो हमारे सूर्य की कम स्थिति में भी हम उसको अच्छे से पचा सकते हैं। लेकिन ऐसे देखने में आता है कि हम हमारा जो मेन कोर्स आज के जो समय चल रहा है, ऐसे में हमारे स्थितियों में हम अपने डिनर में हम अपना मेन कोर्स लेते हैं, जबकि सूर्य की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो चुकी रहती है। जब ऐसी स्थिति में हम बहुत देर में 9-10 बजे के बाद भोजन करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल कंट्रोलर सूर्य जा चुका होता है और चंद्र जो कि हमारे निद्रा के लिए जिम्मेदार तत्व है वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा होता है। तो ऐसे समय में हमारा पित्त कमजोर पड़ जाता है और हमारे आहार का समय पाचन नहीं होता। तो सिर्फ काल का परिवर्तन हो जाने से कई बार हमारे पचन की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। ये हमारे अन्नपान का सिद्धांत हमें जान लेने से हमको प्राप्त होता है। तो ऐसा ही हमारा जो दूसरा विज्ञान है जिसको हम नींद का विज्ञान कहते हैं, जो कि हमारे चंद्र से जुड़ा हुआ एक्सटर्नल कंट्रोलर है हमारा उसका चंद्र। सौम्यो शरीर श्लेष्म अंतर्गत कुपिता कुपिता सुबह सुहानी करोति, आप सभी ने पढ़ा है। अर्थात जो कुछ भी आहार से हमने ग्रहण किया है, नींद के माध्यम से हम उसको अपने शरीर की धातुओं में स्थिर करने का काम करते हैं। और इसके लिए हमको बाहर की दुनिया का एक्सटर्नल कंट्रोलर जो है हमारा सोम अंश वाला चंद्र आवश्यक है। अगर हम इसका ध्यान करके अपनी नींद लेते हैं, अर्थात रात्रि में 10 से सुबह 5 बजे तक का या 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का ये अर्ध जो त्रिभाग निद्रा है, अगर इसका सेवन करते हैं तो हम अपने चंद्रमा के माध्यम से, नींद के माध्यम से बेहतर श्लेष्म अंश प्राप्त करते हैं। अर्थात जो हमारा श्लेष्मा जो कि धातुओं को जोड़ने का काम करता है, शरीर सभी चीजों को आलिंगने मतलब रचना बनाने का काम करता है, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल जो भी पार्ट है उसके साथ जुड़े रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं और लंबे समय तक हमारी इंद्रियां और हमारा शरीर स्थिर है। तो ज्यादा गहराई में न जाके क्लिनिकल लेवल पे बात करते हैं कि ये छोटे छोटे से जो विज्ञान है वास्तव में हमारे रोगियों में बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हम एज ए चिकित्सक जब इतनी सूक्ष्म दृष्टि से वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो निदानम तो आदि कारणम, अर्थात बीमारी की उत्पत्ति का प्रथम कारण जो है वो निदान होता है और उसका निदान परिवर्जन ही हमारी चिकित्सा का सबसे पहला सोपान होता है। तो हम सभी चिकित्सकों को इस बात को बहुत ध्यान करना चाहिए कि हम जो कुछ भी पेशेंट के साथ जुड़ रहे हैं उसके स्वस्थ और अन्नपान की स्थिति कैसी है। यहाँ एक उदाहरण देके समझाया गया है। एक पेशेंट जो है, एक बेड वेटिंग के लिए एक बच्ची बार बार आई और जब जानकारी की गई तो पता चला कि वो मात्रा से अधिक भोजन ले रही थी। सिंपल घर के जो जीरा और अजवाइन ऐसी स्थितियां थी उनको दिया गया। उसके जो अत्यधिक आम की उत्पत्ति की वजह से जो मल जो है हमारे आमाशय में उत्पन्न हो रहा था, वहां पे उसका पाचन होना शुरू हुआ और उसके वजह से हमारा जो बहुमूत्रता की स्थिति थी या रात्रि संयम मूत्रता की स्थिति थी उसका लाभ हुआ। क्योंकि मूल विज्ञान ये है कि किट्टम अन्न से बिट मूत्र, हमारे आहार के जो किट हैं उससे हमारे अन्न से विट और मूत्र का निर्माण आमाशय से ही आद्य रूप में शुरू हो जाता है, बाद में चल के वो बस्ती में धातु स्वरूप का बनता है। तो आद्य उत्पत्ति जहां से हो रही है वहीं पे हमने उसको सबसे पहले ध्यान कर लिया, तो वहीं से उसके दोषों को बल मिलना कम हो। तो ये जो छोटी छोटी स्थितियां हैं, अगर संकलन की दृष्टि अच्छी की जाए तो ये सारे पॉइंट्स हमको चिकित्सा में गहराई तक ले जाते हैं। मैं ये जो आज का वेबिनार चल रहा है आपके साथ, इसमें इसके साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ कि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को कितना साउंड कर सकते हैं। इसके लिए हमको अपने जो बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल साइंस है, उसके संकलन को बढ़ाना पड़ेगा। यही हमारे पूरे डिस्कशन का मूल बिंदु रहेगा और इसके बेसिस पे ही हमारे सारे क्लिनिकल केस रहेंगे। इसका उपाय क्या है? मूल रूप से एक चिकित्सक इतनी सारी चीजों को संकलित करे और जब वो इसका संकलन ऐसा बढ़ता है तो वो उसकी दृष्टि व्यापक होती जाती है और जब उसकी दृष्टि व्यापक होती जाती है तब वो लक्षण विपरीत चिकित्सा, हेतु विपरीत चिकित्सा या व्याधि विपरीत चिकित्सा से आगे बढ़ता है और फिर वो जो काम शुरू करता है जिसका नाम है संप्राप्ति विघटन चिकित्सा।
वास्तव में हमारा शास्त्र यही कहता है कि मूल संप्राप्ति का विघटन करना ही हमारा मूल काम। अगर हम उसको देख नहीं सकते तो हम उसका विघटन नहीं कर सकते। अर्थात इस संप्राप्ति का निर्माण कैसे हुआ, ये संप्राप्ति कैसे बनी है, ये हमें विजुलाइज होनी चाहिए। और उस विजुलाइजेशन के लिए हमारे पास हमारे कलेक्शन होने चाहिए, हमारे पास हमारा शास्त्र होना चाहिए। अगर वो शास्त्र हमारे साथ है तो हम उसको विजुलाइज करेंगे, और उसको विजुलाइज करके उसका संगठन जानेंगे, और जब संगठन जानेंगे तो उसका विघटन कर सकते। तो इस तरीके से हम अपने चिकित्सा में अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वर्षों का अनुभव जो परंपरा से मिला है, उससे हम सभी यही समझ में आया है कि हमें चिकित्सा में लाभ भी मिलता है, चिकित्सा दिखाई भी देती है, और चिकित्सा में जब विघटन हो जाता है तो पुनः पुनः रोगों की उत्पत्ति भी नहीं। तो मैं आज इतनी ही बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप सभी तकरीबन 68-69 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी यहाँ पे सक्रिय भागीदारी देते हुए आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे रखिए। कोशिश करेंगे कि आपका जहां तक हो सके आपकी जिज्ञासाओं को शांत करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा सेशन रहा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए जिन भी लोगों के डाउट है वो अपना हैंड रेज करके खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अगर चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं उसको पूछ लूंगी। तो डॉक्टर रविंद्र चौहान ने अपना हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर रविंद्र। हेलो, हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सर हम जो कॉन्स्टिपेशन की जो पेशेंट रहते हैं उनमें क्या कोस्ट की जैसे नहीं है, उनमें बहुत से होते हैं मृदु कोस्ट हो, मध्यम या बहुत से क्रूड कोस्ट की जो होते हैं सर। जैसे सर मैं एरन ब्रश सर्दी की यूज करता हूँ सर। जैसे उसको पहले क्या है कि सर 1 या हाफ टी स्पून जो है मैं देता हूँ सर। लेकिन सर मैंने ये देखा है कि सर जैसे त्रिफला की सर आपने बताया कि लंबे समय तक हमें यूज नहीं करना कॉन्स्टिपेशन में, क्योंकि कसाय रस होने से क्या होगा कि रुचिता उत्पन्न करेगा। तो सर जैसे कॉन्स्टिपेशन में मैं सर ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे कि सर उसका कॉन्स्टिपेशन भी सर ठीक होता चला जाए और दवाई का भी हमें उपयोग ना करना पड़े सर। मतलब 15-20 दिन तक उसे हम जैसे एरन ब्रश यूज करता हूँ या त्रिफला यूज कर रहा हूँ सर मैं, या सर जैसे अपने हमारे और भी सर जैसे त्रिवत लेहम रहता है सर, त्रिवत लेहम। तो सर मुझे जैसे 20 या 25 दिन या 1 महीना किस तरीके से यूज करना है सर इनको? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रविंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आपने एक सक्रिय भागीदारी दिखाई। वास्तव में हमको इस कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम सिर्फ औषध प्रयोग से इसको मूलगामी लाभ नहीं ले सकते। वास्तव में कोई मरीज हमारे पास आया है तो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण क्या है वहां तक जानना चाहिए। जैसा कि हमने एक प्रीवियस स्लाइड में, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वास्तव में अगर हमारे शरीर में 2 जगह से हमारे शरीर का पाचन की जो प्रक्रिया शुरुआत होती है, जहां से कि जब हम कभी भी भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख से लेके मल द्वार तक के हिस्से में हमारा पूरा जो महास्रोत है ये विभाजित रहता है। उसमें मुख से लेके नाभि तक का जो हिस्सा होता है उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय में हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उस भोजन के ऊपर जठराग्नि का काम होता है, और वो सार कीट के रूप में आहार रस बनाती है। और नाभि से लेके मलद्वार तक का जो हिस्सा होता है उसका काम होता है कि जो कुछ भी आहार रस बन चुका है उसका सही ढंग से इस पूरे शरीर में परिवहन हो जाए, और परिवहन के बाद जब उसका उपयोग हो जाए तो बचा हुआ जो मल है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। ये काम हमारा मूल रूप से पाचन की प्रक्रिया में होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुख से लेके नाभि तक के बीच में अगर सही काम ना हो तो भी हमारे को विबंध देखने को मिलता है। इस तरीके के विबंध की स्थिति को हम लोग विष्टब्धा जीर्ण नामक रोग में देखने को पाते हैं, प्राइमरी लेवल पे। विष्टब्धम तु अनिलासूलम विबंध आद्यमान शादकृत, ऐसा करके आचार्य भागवत वशिष्ठ लिखते हैं। तो अगर हमारा विबंध आमाशय से उत्पन्न हुआ है तो विष्टब्धा जीर्ण से अगर उत्पन्न हुआ है तो उसमें हमको विष्टब्धे स्वेदनम क्रिया, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आमाशय के अंदर हमें पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा विबंध आमाशय से ना होकर पक्वाशय से शुरू हुआ है हमारे रोगी का विबंध, तो पक्वाशय में जो विबंध उत्पन्न होता है वो उदावर्त जन्य होता है, जिसमें कस्टेन मल प्रवृत्ति या चिरात मल प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा पक्वाशय की वजह से कोई विबंध उत्पन्न हुआ है तो हमें वातानुलोमक उपाय वहां ज्यादा करना पड़ेगा, उतना दीपन पाचन उपाय हमको नहीं करना पड़ेगा जैसा कि हमें आमाशय। तो कब हमको एरंडविस्ट हरित की या हरित की यूज करना है, कब हमको जो है त्रिकटु या इस तरीके की चीजें यूज करनी है,
ये डिपेंड करता है कि हमारे विबंध का साइट कहाँ पे है, आमाशय में या पक्वाशय में। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। ये डॉक्टर दोनों चीजें किन लक्षणों से स्पष्ट होता है कि वो आमाशय में है या पक्वाशय में है विबंध? हाँ, प्लीज यस आप मैम। लोग जो भी क्वेश्चन करें अगर हैंड रेज करके करेंगे तो इजी होगा। और जी डॉक्टर अभी डॉक्टर नीलम ने शायद क्वेश्चन किया था कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आमाशय से है या पक्वाशय से है। आई गेस यही क्वेश्चन था डॉक्टर नीलम आपका। जी मैम। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है नीलम जी आपका। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आमाशयगत अगर कोई लक्षण होता है तो हमारा रोगी जो हमें क्लिनिक में आके बताता है वो 3 विविधक लक्षणों की स्थिति बताता है, उदर गौरव, उदर दाह और उदर शूल। अर्थात जनरली अगर जो आमाशय जन्य हमारा विबंध होता है उसमें हमें नाभि प्रदेश या नाभि के ऊपर प्रदेश में एक सूल की स्थिति देखने को रोगी के अंदर मिलती है, या इस स्थिति का हमको ध्यान है। तो ये अगर स्थिति है तो हमको ये विबंध की स्थिति में हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे आमाशय का इन्वॉल्वमेंट विशेष तौर पर है। और अगर पक्वाशय की स्थिति का विबंध है तो हमारे वातानुलोमन की स्थिति तो बिगड़ी रहेगी, लेकिन साथ साथ में हमारी निद्रा की स्थिति का भी थोड़ा सा विभेद देखने को मिलेगा। तो अगर रोगी के अंदर निद्रा की स्थिति बिगड़ी हुई है और साथ में कस्टेन मल प्रवृत्ति या चिरात मल प्रवृत्ति हो रही है, तब उसमें पक्वाशय का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ऐसी हमको स्थिति का आकलन होता है। तो ये 2 विभेदक ऐसे लक्षण हैं जो आमाशय और पक्वाशय की स्थिति को अलग कर देते हैं। थैंक यू सर। सर दोनों में क्या कष्ट से मल प्रवृत्ति होना दोनों में कॉमन नहीं होगा, आमाशय एंड पक्वाशय बोथ? हाँ बिल्कुल, विबंध का मतलब है कि जिसमें अटकाव या रुकावट के साथ मल की प्रवृत्ति हो, विबंध यही स्थिति को कहते हैं। तो दोनों की स्थितियों में हमको ये विभेद होगा कि एसोसिएटेड और जो इसके साथ सहयोगी लक्षण है वो क्या क्या है। इसी की बेसिस पे हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लियर होगी कि और भी लक्षण इसके साथ जो जुड़े हैं वो उसको आमाशय या उसको पक्वाशय में अलग कर देंगे। सर जो विसर्पीय होगा सर वो पक्वाशय से रिलेटेड रहेगा, तो उस टाइम सर क्या है जो हमें अनुरोवन के लिए सर भास्कर रबर टूल सर सबसे बेस्ट रहेगा सर? क्या रहेगा सर, जैसे हिंगवास्टर या भास्कर रबर? मैं औषधीय स्थिति में आप लोगों को इस आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपका क्वेश्चन आ रहा तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि जो विस्तब्धा जीर्ण की स्थिति है, जो कुछ भी विबंध की स्थिति है, उसमें अगर हम अजीर्ण के चिकित्सा सिद्धांत को फॉलो करेंगे तब हम वहां पे जो आमाशयगत जो हमारा ये है विबंध है उसको दूर कर पाएंगे। और अगर हम उदावर्त की चिकित्सीय स्थिति का पालन करेंगे तब हम पक्वाशयगत विबंध को दूर कर पाएंगे। ये 2 मूल सिद्धांत अगर आप सामान्य रूप से समझे तो सरल होगा। औषधियां तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मूल सिद्धांत अगर हमारा क्लियर है कि नहीं आमाशय में अगर विबंध आमाशय जन्य है तो अजीर्ण की चिकित्सा का अवलोकन करना है, और अगर पक्वाशय जन्य है तो उदावर्त की चिकित्सा का अवलोकन करना है। ये हमारे लिए मूल सिद्धांत हो सकता है। ओके सर, आई गेस आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो नेक्स्ट डॉक्टर हरिशंकर ने हैंड रेज किया है। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके खुद को। डॉक्टर हरिशंकर। डॉक्टर हरिशंकर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर धीरज पांडे ने एक चैट में क्वेश्चन कर रखा है। 29 ईयर पेशेंट विद हाई सीरम बिलिरुबिन सिंस 5 months, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस पर ईयर, और इनको जो परेशानियां हैं वो है वीकनेस, एम्लिक्योर डीएस, वसंत मानसी, आरोग्यवर्धनी, पुनर्नवादी, मंडूर, रोहितकारिष्ट गिवन। स्टिल इनका सीरम बिलिरुबिन 5.65 है, तो ये एडवाइस मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन हमने विषय में सिर्फ प्रवेश किया है तो ये बेहतर होगा कि आप अपने प्रश्न को रिजर्व रखिए, और शायद आपके प्रश्न का जवाब हमारे सेशन जब चलेंगे इसी में आ जाएगा। नहीं आता है तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ओपीडी लेवल के बेस के बारे में बात की है। तो अगर हम जंप करके सीधे चिकित्सीय दृष्टिकोण पे चले जाएंगे, शायद अभी आपको अपने प्रश्नों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो बेहतर होगा।
अच्छा, डॉक्टर वैभव का है, बच्चों में अजवाइन एंड जीरा की मात्रा निर्धारण कैसे करेंगे एंड ड्यूरेशन? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें हम देखिए, हमें कभी भी डोजिंग डिसाइड करनी है तो जैसे मॉडर्न का प्रिंसिपल है कि हम वेट पर केजी वेट का सिद्धांत मानते हैं, वैसे ही आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हम समूचना या विकृति के बल का आकलन करते हैं। अर्थात अगर किसी को हम औषध दे रहे हैं तो उसमें जो हमारी मल की स्थिति है, जिसमें कि हमारी विकृतियां आई हैं, उसका बल कैसा है। कोष्ठ प्रभावित हुआ है, शाखा प्रभावित हुई है, मर्मास्थि संधि प्रभावित हुई है, अल्प उपाय साध्य है, महल उपाय साध्य है, मध्यम उपाय साध्य है, सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है, प्रत्यक्ष है। इन सारी स्थितियों का एक आकलन हमको करना पड़ता है। इसीलिए औषध में जो मात्रा है वो हर स्थितियों में अलग अलग है। तो आपके जो कंडीशन है पेशेंट की वो कैसी है, जैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि चूर्ण की सामान्य मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है बड़ों के लिए, लेकिन वैसे ही बच्चों की स्थिति में हमको इसका आकलन करना है कि हमारा जो मरीज है वो कोष्ठ की स्थिति से लेके आया है, सिर्फ 2 सूत्र की स्थिति लेके आया है, कि धातु क्रम की स्थिति लेके आया है, कि हमें चिकित्सा सूत्र यहाँ पे लगाना है। तो वो स्थितियों का आकलन करके हम औषध की मात्रा सेट करें तो औषध की मात्रा ये चिकित्सक के जो है स्वविवेक के अधीन हो जाती है कि वो समूचना के बल के आधार पर मात्रा। किसी एक मात्रा को लेके चलना वो एक सामान्यीकरण हो जाएगा और चिकित्सा में विभेदीकरण की स्थिति होती है। आपका हर पेशेंट आइडियल अलग होता है, उस स्थिति में आपको उसका विवेचन करना चाहिए। आप उसके आधार पर अगर औषध देंगे तो ज्यादा बेहतर। सर, होपफुली डॉक्टर वैभव को आंसर मिल चुका होगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर ने अपना हैंड रेज किया है, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर अब्दुल कादिर। हाँ डॉक्टर साहब। जी अब्दुल जी बताएं। नमस्कार। ये जो होता है जैसे बता रहे हो आप आमाशयगत या पक्वाशयगत, क्या कोई इसका कार्डिनल साइन होता है इसका जी विवेद करने के लिए? कार्डिनल साइन एक लाइन का होता हो, एक हाँ, सामान्य कार्डिनल साइन। हाँ बिल्कुल, आप सही आपने प्रश्न किया है। बिल्कुल कार्डिनल फीचर है। अगर कोई विबंध जन है तो आपके जो नाभि के ऊपर का प्रदेश है, यहाँ पे विशेष तौर पर मैंने पहले भी कहा कि उदर गौरव, उदर सूल, ऐसी वायु पित्त और कफ 3 तरीके की स्थितियों का आपको आकलन मिलता है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई स्थिति मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि यह आमाशय जन्म है। और अगर अधोनाभिगत मतलब पक्वाशय जन्म है तो कस्टेन मल प्रवृत्ति के साथ निद्रा की स्थिति का कुछ विपर्य देखने को मिलता है, तब आप समझे कि पक्वाशयगत में निद्रा की स्थिति मिल सकती है। हाँ, निद्रा की बिगड़ी हुई स्थिति मिल सकती है, क्योंकि निद्रा जो है वो पक्वाशय के स्वस्थ स्थिति का द्योतक है। अगर पक्वाशय सही है तभी आपकी निद्रा सही है। ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शुभी। आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप खुद का अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, एक्चुअली मैंने काफी सारे टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे पेशेंट्स देखे हैं, तो उनमें बेसिकली यही प्रॉब्लम देखा जाता है कि उन्हें बचपन से ये विबंधा का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, और उसके बाद उन्हें डायबिटीज डायग्नोस होता है टाइप 1। तो वो केस में वो मतलब उनका कोई रीजन नहीं होता, उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि जब से वो हुआ था तब से उसे कॉन्स्टिपेशन का इशू था, और उसके बाद उसे थोड़े दिन बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद उसे डायबिटीज हुआ, पता चला। तो उस केस में क्या है वो, उसका कारण क्या है, रीजन कि उसको ये होता है बच्चे को? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। देखिए, क्लिनिकली अगर आयुर्वेद को थोड़ा सा गहराई से समझे तो आयुर्वेद 3 तरीके के बल की बात करता है। वास्तव में हमारे शरीर का जो संधारण होता है, हम जो अपनी स्थिति को बना के रखते हैं, वो 3 तरीके के बल के ऊपर निर्भर करती है। सहज बल, जो कि हमें जन्म से हमारे माँ बाप से प्राप्त होता है। कालज बल, जो कि हमारे वय के अनुसार या हमारे ऋतु के अनुसार हमको प्राप्त होता है। और युक्तिकृत बल, जो हमारे खुद की आहार विहार की योजना से प्राप्त होता है। वास्तव में एक बच्चा तो पूरी तरीके से अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होता है, तो उसका युक्तिकृत बल वही होता है जो उसके माँ बाप उसको प्रोवाइड कराते हैं। कालकृत बल में वो तुरंत अभी कुछ ही दिनों पहले इस दुनिया के साथ जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो काल की मर्यादा है वो भी बहुत अच्छी ही रहती है। वो एक अपनी प्रथमावस्था की स्थिति में रहता है। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका जो सहज बल है, जो माँ बाप के स्वास्थ्य के लेवल में सुख शोणित और जीव के संयोग से उसको प्राप्त हुई है, वो सहज बल अगर अच्छा नहीं है तो हमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जिनको की आयुर्वेद की स्थिति में दोष कर्मज या कर्मज रोगों की स्थिति में रखा गया है। 3 तरीके की बीमारियों का वर्णन आचार्य भागवत ने किया है कि दोष कर्मज, कर्मज और जो है सिर्फ जो है दोष। तो ऐसी स्थिति में
जो ये शुरुआती अवस्था से जो अजीर्ण या कॉन्स्टिपेशन आप देख पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की जो माता का जो मासानुमासिक चर्या रही है वो बिगड़ी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का जो सुनिश्चित धारण के समय जो स्थिति हो सकती है वो बिगड़ी हो सकती है। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे, या जीव की स्थिति में कुछ बिगड़ा हो सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सहज स्थिति का बल कमजोर है, ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे दिखाई। ओके, ठीक है सर। बट उस केस में हम क्या दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा बोल पाए, बिकॉज क्या है ना कि हम डायबिटीज में हम फिर शुगर का ध्यान रखते हुए ऐसी कोई दवाई या कुछ जो हम बच्चों को दे पाए। जी बिल्कुल। देखिए हम फिर मैं अभी डॉक्टर साहब का एक प्रश्न आया था, उसी तरीके से जाना चाहूंगा। क्योंकि आज हम सेशन के पहले उसमें हैं, तो हम चिकित्सीय दृष्टिकोण की बातें आज इसमें नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लू देना चाहूंगा कि हमारे पास युक्तिकृत और कालकृत बल है, जिसको हम बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं, और उसी पे हमको अपने आहार विहार की योजना रखनी होगी। ठीक है सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि निद्रा से हमें जो निद्रा नाश होता है, एक उसके दो रीजन होते हैं, एक तो आहार का पाचन ना होना और एक ब्रह्मचर्या फॉलो नहीं करना। तो उसमें जब आहार का पाचन का तो हम सिम्टम्स मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मचर्या का हम कैसे बता कर पाएंगे कि इस चीज की वजह से उसे निद्रा नाश हो रहा है? चलिए, वास्तव में इस शब्द को बहुत सरल करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? वास्तव में इस ब्रह्मांड के साथ हम एक मनुष्य के रूप में जो जुड़ते हैं, जो चर्या करते हैं, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अर्थात हमको कब सोना है, कब उठना है, हमको अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ कैसा बर्ताव करना है, इस समाज से, इस दुनिया से हमको क्या लेना है, हमको क्या देना है, हमारे साथ किस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसके कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं। अगर सरल करें तो हमारे जो आज हमारी चरक संहिता है, इसमें जो स्वस्थ और अन्नपान चतुष्क है, इसमें जो अध्याय है, अगर इनका ही हम ध्यान कर ले तो हम बहुत आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। स्वस्थ चतुष्क के जो 4 अध्याय हैं, मात्रा स्थिति अध्याय, तत्सत अध्याय, नाभिगांधारीय अध्याय और इंद्रियोपकरणीय अध्याय, ऐसे जो हमारे अध्याय बताए गए हैं, इनमें ही इसका सब पूरा का पूरा निदान छुपा हुआ है। इसमें जो पहला अध्याय है मात्रा स्थिति, वो हमारे आहार से संबंधित है। जो हमारा तस्या स्थिति अध्याय है वो हमारे निद्रा से संबंधित है, और जो नाभिगांधारीय और इंद्रियोपकरणीय अध्याय है वो मूल रूप से हमारे ब्रह्मचर्य से संबंधित, अर्थात हमारे वेगों का सही ढंग से भूख, प्यास, नींद, क्षुधा, पिपासा, निद्रा इत्यादि वेगों का सही ढंग से धारण नहीं करना, या कायिक, वाचिक, मानसिक वेगों का सही ढंग से संपादन नहीं करना, या इंद्रियोपकरणीय में बताए गए ब्रह्मचर्यम, ज्ञानम, दानम, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपच्छा, प्रशमम, परमम इत्यादि, मित्र इत्यादि, सराउंडिंग इत्यादि के साथ सही ढंग से पेश नहीं आना या नहीं संगत करना, इन सब चीजों को बहुत क्लियरली वहां पे बताया गया। तो अगर हम इसका संकलन अपनी चिकित्सा में करते हैं कि हमारा मरीज जो आया है उसका ये ब्रह्मचर्य बिगड़ा है, तो उसके लिए हमें ये 2 अध्यायों का संकलन हमारे पास होना चाहिए, नाभिगांधारीय अध्याय और इंद्रियोपकरणीय। तो हमें ये दिखाई देने लगेगा ओपीडी लेवल। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्य नमिता ने हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, बताएं। सर जैसे आपने ये बताया था ना, विकृति विज्ञान का अभाव वाले पॉइंट में आपने बताया था कि जो जैसे हमें डिसाइड करना होगा कि जो विकृति है वो कोष्ठ से है, शाखा से है या मर्मास्थि संधि से है। तो सर ये मतलब ये हम कैसे अपने मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना ऐसे करके कि जो विकृति है वो किधर से ओरिजिनेटेड है? तो मतलब जैसे ये अभाव है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी सर, वो मैं जानना चाहती हूँ। बस जैसे हम जुड़े हैं इसी तरीके से इसकी प्राप्ति होती जाएगी। ये तो आपके मुख्य चिकित्सा के जो आपकी किताबें हैं चरक सुश्रुत, उसी से लिया गया है, हमारा तो कुछ अपना नहीं है। आप इसको सरल तरीके से समझे तो अगर आहार बिगड़ा है सिर्फ किसी मरीज में, तो समझ जाइए कि उसकी बीमारी कोष्ठगत। अगर उस मरीज का आहार के साथ नींद भी बिगड़ गई है, तब उसकी बीमारी कोष्ठ के साथ शाखा तक पहुंच गई है, इसका अर्थ है। अगर किसी मरीज का आहार के साथ निद्रा और निद्रा के साथ ब्रह्मचर्य भी बिगड़ गया है, तब उसकी बीमारी मर्मास्थि संधि तक पहुंच गई, इसका सरल अर्थ है। ठीक है, थैंक यू सर। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हैं। डॉक्टर नरेंद्र का क्वेश्चन है, ऊर्ध्व अन्नपित्त रिगार्डिंग उदर रोग, इसको इन्होंने पूछा है। आई गेस नेक्स्ट सेशंस में ये आएगा जी। तो आप लोगों के लिए मैं एक बार दोबारा से जो हमारी पीडीएफ है कोर्स रिलेटेड, मैंने फॉर्म में अटैच की थी। आई गेस काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं दोबारा से ग्रुप में भेज दूंगी।
और एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज जो भी लोग ग्रुप में इरेलेवेंट मतलब जो भी इधर उधर के मैसेजेस हैं वो प्लीज मत करिए। ग्रुप हमने इस मकसद से बनाया है कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, आप उस क्वेरी को उस ग्रुप में डालें और सर के पास जब भी मुनासिब टाइम होगा वो आपकी उस क्वेरी का आंसर कर देंगे। लेकिन अगर आप उसमें स्पैम मैसेजेस करेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, सर के लिए भी मुश्किल होगा। तो उसे उसी नॉलेज के लिए ही सर से पूछने के लिए चीजें इस यूज के लिए उसको रखें। So next question है डॉक्टर हीना अंजुम का, हाउ टू एक्सेस प्रकृति ऑफ पेशेंट एंड देयर व्याधि इंस्टेंटली इन ओपीडी लेवल। Pardon? Please repeat the question. सर इन्होंने पूछा हाउ टू एक्सेस प्रकृति ऑफ पेशेंट की प्रकृति कैसे पता लगाए एंड देयर व्याधि इंस्टेंटली इन ओपीडी लेवल। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो प्रकृति है उसकी स्थिति हमको ओपीडी लेवल पे तुरंत नहीं बनती है हमारे रोगी के स्तर पे, क्योंकि जब हमारे पास हमारा रोगी आता है तो वो विकृति की स्थिति में आता है। विकृति वैसे होती है जैसे सूर्य का प्रकाश आपको बादल की स्थिति में नहीं दिखाई देता, और जैसे ही बदली छट जाती है तो आपको सूर्य कैसा है वैसा रंग वैसा ही उसकी चमक दिखाई देती है। तो प्रकृति के ऊपर जब विकृति का आवरण रहता है तब हम ओपीडी लेवल पे मूल प्रकृति का आकलन नहीं कर सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परेशानी जाती है। इसलिए स्वस्थ की स्थिति में अगर हमने प्रकृति का आकलन कर रखा है तो हमारे लिए विकृति के लेवल पे उस प्रकृति पे क्या आवरण हुआ है इसका आकलन करना आसान हो जाता है। तो ओपीडी लेवल पे हम प्रकृति परीक्षण न करके हम डोर टू डोर अगर प्रकृति परीक्षण करते हैं तो शायद वो हमारे लिए बहुत आसान हो, क्योंकि जो ओपीडी लेवल पे हमसे मिलने के लिए आते हैं वो ज्यादातर मरीज होते हैं और ज्यादातर वो मरीज कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर विकृति का आवरण लेके आते हैं। तो उस समय जो प्रकृति का ज्ञान होता है वो हम अपने स्व अनुभव से उस विकृति का को हटाते हुए भले हम आंशिक रूप से आकलन कर पाते हैं लेकिन मूल स्थिति का आकलन नहीं हो पाता। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति का आकलन हमेशा आप स्वस्थ स्थिति में करने की कोशिश करें, तब शायद वो बेहतर आप वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि प्रकृति का जो वर्णन आचार्य चरक ने किया है उसमें हमारी व्यक्तिगत प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति और हमारी जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, बयानुपातनी, देशानुपातनी, प्रत्यात्म नेता, ऐसी हमारी जो है प्रकृतियों का वर्णन है। और फिर साथ में हमारी जो दोषज प्रकृतियां हैं उनका वर्णन है। तो इन सब की स्थितियों का आकलन हम अगर स्वस्थ स्थिति में करते हैं तभी हमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्थिति की प्रकृति का ज्ञान होता है, अन्यथा हम पार्शियल जान पाते हैं, चाहे वो मानस प्रकृतियां हो चाहे वो शारीरिक प्रकृतियां। थैंक यू सर। लेकिन इसमें फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर पेशेंट आ गया, मतलब हम तो उन लोगों की प्रकृति जानने की कोशिश करेंगे जो पेशेंट आ गया है, अब उसकी प्रकृति का कैसे हम आपने बोला कि विकृति का अगर आवरण है तो हम प्रकृति का नहीं ध्यान कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियस है, लेकिन अब हमें उस पेशेंट की नॉर्मल प्रकृति भी चाहिए, तब हम कैसे करेंगे? मतलब ओपीडी लेवल पे कैसे प्रकृति का ज्ञान हो पाएगा हमें? हाँ, उसके लिए हमको वास्तव में अगर हम ओपीडी लेवल पे जब हम प्रकृति का ज्ञान करने चलते हैं तो हम वास्तव में उस विकृति ने कितना प्रभाव डाला है ये आगे के हमारे लेक्चर्स में इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वास्तव में उस जो कुछ भी विकृति उसके शरीर में आई है उसका हम आकलन करते हुए उसकी बची हुई प्रकृति के ऊपर कितना आवरण पड़ा है इसका हम आकलन करते हैं, जिसको हम विकार प्रकृति का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव कहते हैं। तो वास्तव में जो हमारी मूल प्रकृति है या हमारे मरीज की जो मूल प्रकृति है उस पे उस विकृत प्राण रूपी ऊर्जा अर्थात उस मल ने कितना आवरण किया है, विकार ने अपनी प्रकृति को कितनी छाप छोड़ी है, उसका आकलन करते हुए बची हुई प्रकृति में हम उसके अग्नि, स्रोतस के अधिष्ठान, उसके प्राणायतन, उसके महामूला और उसकी सारता की स्थिति का आकलन करते हुए उसकी मूल प्रकृति की शेष स्थिति का आकलन करते हैं। तो वो एक प्रशिक्षण जो हमारा परीक्षण रहेगा कि हम अपने शरीर की जो प्रकृति का आवरण कितना हुआ है उस स्थिति का आकलन करके हम बची हुई प्रकृति का एक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मूल प्रकृति का ज्ञान तो तभी होगा जब वो हमारे पूरी तरीके से रोग मुक्त स्थिति में पहुंच जाए, तब हम उसकी मूल प्रकृति का ज्ञान कर सकते हैं। अन्यथा विकृति की स्थिति में तो हमेशा हमको आवरण मिलेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर हीना का ही है। सम पेशेंट्स कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इवन दे आर हैविंग गुड स्लीप एंड प्रॉपर फूड। In such condition, how to find cause of constipation? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आचार्य चरक इसका जवाब देते हैं, पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख सैया पर जागृति।
कई बार मात्रा पूर्वक हितकर अन्न भी नहीं पचता है, चिंता से, शोक से, भय से, दुख सैया से और जागरण करने से। जागरण नहीं किया लेकिन चिंता, शोक, भय भी हमारे अग्नि को प्रभावित करते हैं, और इसका सीधा सा है कि हमें देखना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य है कि उसने ब्रह्मांड के साथ किसी भी चीज को आवेग पूर्वक लिया या ऐषणा पूर्वक लिया। ऐषणा पूर्वक लेगा तो उसको कोई चिंता, शोक, भय नहीं होगा, लेकिन आवेग पूर्वक लेगा तब उसको चिंता, शोक, भय होगा। मुझे ये पोस्ट नहीं मिली, मुझे ये जॉब नहीं मिली, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे को ये असाइनमेंट नहीं मिली, यही सब चीजें उसके साथ लगी थी, तो उसकी वजह से उसका एक कारण हो सकता है। तो हमको इन कारणों में भी ढूंढना चाहिए कि अगर हमारा कोई पेशेंट आहार और निद्रा में सही है लेकिन उसकी मानसिक भाव अगर सही नहीं है तो भी हमारे को कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है। स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डॉक्टर एकता ने हैंड रेज किया है, प्लीज आप खुद का अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। डॉक्टर एकता गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिन रोगियों को मल त्याग में बहुत समय लगता है, ऐसे में क्या दोष प्रभावित माने जाएंगे और उसकी चिकित्सा क्या होगी? समय ज्यादा लगता है जिनको, उसके लिए प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको चिरात मल प्रवृत्ति कहते हैं। चिरात मल प्रवृत्ति वास्तव में उदावर्त का एक प्रत्यात्म लक्षण है, अर्थात वो बीमारी जो हमारे पक्वाशय से वातानुलोमन का काम रोक देती है, ऐसी स्थिति को हम उदावर्त के श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे मूल रूप से जो है प्रभावी दोष तो वायु रहती है। यहाँ पे मूल रूप से प्रभावी जो है वायु यहाँ पे रूप से प्रभावी रहती है, अपने शुष्क अंश की वृद्धि रहती है, और इसमें कस्टेन और चिरात मल प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो वास्तव में ये वायु क्यों दुष्ट हुई है? प्राणवायु स्रोतस के निदान की वजह से हुई है स्वतंत्र रूप से, या अन्नवायु स्रोतस और उदकवायु स्रोतस की विकृति यहाँ पे आई है? इसका हमको आकलन करना चाहिए और उस आधार पर हमको इस वायु को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यही इसका मूल कारण होती है, क्योंकि अपान का काम ही है शुक्र आर्तो सक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। ये बिगड़ गया है जिसके वजह से ये लक्षण नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मनीषा ने हैंड रेज किया है, आप प्लीज खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ पेशेंट्स को जैसे कॉन्स्टिपेशन टाइप, मतलब हार्ड स्टूल्स नहीं आते, लेकिन उनको मॉर्निंग में 2 या 3 बार जाने से ही उनका पेट क्लियर होता है, या कईयों को होता है कि एक बार ही जाए ठीक लग रहा है लेकिन 1 घंटे बाद फिर से, जैसे कईयों को ज्यादा आवाज के साथ मोशन आता है, तो उसको भी क्या हम विबंध की कैटेगरी में लेंगे? देखिए, कहीं भी अगर मल की अटकाव के साथ गति होती है तो उसको हम विबंध की श्रेणी में ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले की स्लाइड में, या जो अभी स्लाइड आप विजुअलाइज कर रहे हैं, इसमें कहा है कि हमारा जो विबंध है वो आमाशय की वजह से भी हो सकता है और पक्वाशय की वजह से भी हो सकता है। जब पक्वाशय का मल बिना पचे हुए पक्वाशय में आएगा, तब इस तरीके से जो है अटकाव के साथ रुक रुक के भी मल की प्रवृत्ति होगी, जबकि मल का जो सहनन है, जो फॉर्म्ड स्टूल है, वैसा ना होके वो एक या तो सेमी फॉर्म्ड स्थिति में रहेगा, या पूरी तरीके से वो हार्ड स्टूल की कन्वर्जन में नहीं पहुंचा रहेगा, लेकिन फिर भी हमको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन का पेशेंट कंप्लेन बताता रहेगा, या बार बार उसको मल्टीपल टाइम्स जो है डिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, ऐसी कंप्लेन बताता है। तो हमें हमेशा आमाशय की स्थिति का आकलन करना चाहिए। सर, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं कि? मैं फिर यही बताना चाहूंगा मैम, आगे हम इस सब चीजों पे ही आगे बढ़ेंगे। ये मूल सिद्धांत पे तो शायद उस जगह पे आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर श्रीकांत साहू का, विबंध प्राणवायु स्रोतस की व्याधि कैसे है, इसको एक्सप्लेन करिए प्लीज। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी शायद हमने बहुत डिटेल में इसको बात किया था कि वास्तव में हमारे शरीर में जो गति प्रदान करने वाला स्रोतस है वो प्राणवायु स्रोतस है, और प्राणवायु स्रोतस को अगर हम शारीर के रूप में देखें तो हृदय मूलम महास्रोतश्च, ऐसा करके आचार्य चरक ने इसका उत्पादक और प्रवर्तक मूल बताया है कि हृदय उत्पादक मूल है और महास्रोतस इसका प्रवर्तक मूल। महास्रोतस अर्थात अगर हम देखें तो मूर्धा से लेके मल द्वार तक का जो पूरा भाग है, मुख्य रूप से मुख से लेके मल द्वार तक का भाग, इसको हम महास्रोतस कहते हैं। और विबंध जो है उसमें पक्वाशय की व्याधि है। महास्रोतस को 2 भागों में बांट दिया जाता है, मुख से लेके नाभि, नाभि से लेके मल द्वार। तो मुख से लेके नाभि को आमाशय कहते हैं और नाभि से लेके मल द्वार को पक्वाशय कहते हैं। तो विबंध मूल रूप से अगर पक्वाशय से मल की प्रवृत्ति नहीं होना, परिपक्व स्थिति का नहीं होना, ऐसा है, या आमाशय से मल सही ढंग से आहार का पचन होकर नहीं आना, यह है
तो ये दोनों महाश्रुतस के अंदर समाहित हो जाते हैं और महाश्रुतस पुनः प्राणवाह श्रुतस के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो मूल रूप से प्राणवाह ही जो है इसमें गति के लिए जिम्मेदार होता है और विबंध पक्वाशय में दिखता जरूर है लेकिन होता है वो प्राणवाह की वजह से। और जो पुरीश्वास श्रोतस है उसका जो उत्पादक और प्रवर्तक मूल मतलब पक्वाशय और उत्तर गुद है वो भी हमारे महाश्रोतस के अंदर समाहित होता है। तो महाश्रोतस हमारा मूल स्रोतस है जिसके अंदर अगर हम सिर्फ इतना न कहें और आगे बढ़े तो प्राणवाह श्रोतस हमारा ऐसा श्रोतस है जिसमें अन्नवाह और उदकवाह श्रोतस भी समाहित हो जाते हैं। अन्नवाह श्रोतस का उत्पादक मूल आमाशय और वाम पार्श्व है वो भी हमारे प्राणवाह के अंदर आ जाता है और हमारे जो उदकवाह श्रोतस है उसका मूल तालु और क्लोम है वो भी हमारे प्राणवाह के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आचार्य चरक ने वायु की चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा बताया है और वायु ही एक ऐसा दोष है जिसकी 80 बीमारियों का वर्णन और चरक ने किया है कि वो मूल रूप से वात की 80 बीमारियां वात व्याधि की उसमें जो नानात्मज विकार है उसमें 80 वायु के, 40 जो है पित्त के और 20 कफ के बताए हैं। मतलब प्राणवाह श्रोतस का फैलाव सबसे ज्यादा है ये हमारा शरीर बताता है। अगर हम इसका ज्ञान हमको है तो हम वायु को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़ता है। यही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हृदय रसवाह श्रोतस के साथ जुड़ता है क्योंकि प्राणवाह का उत्पादक मूल भी हृदय है और रसवाह का भी उत्पादक मूल हृदय है। तो कोष्ठ से शाखा को जोड़ने वाला है प्राणवाह श्रोतस, मतलब हमारी क्रिया को रचना से जोड़ता है। अगर इसका हम ध्यान कर लें तो हमारे शरीर में सभी धातुओं की सम्यक गति होती है। थैंक यू सर। होपफुली डॉक्टर श्रीकांत आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। डॉक्टर हीना ने दोबारा से पूछा है इजी वे टू एसेस अग्नि एंड कोष्ठ इन ओपीडी लेवल। पार्डन? अग्नि और कोष्ठ को ओपीडी लेवल पे कैसे एसेस कर सकते हैं आसानी से? बिल्कुल, सारी चिकित्सा ही हमारी अग्नि आधारित होती है। अगर आप समझे तो चरक का जो मूल अर्थ है शब्दार्थ रूप में हम ऐसा समझते हैं चरक मतलब एक शब्द है या एक कोई शाखा है, लेकिन चरक का मतलब ये है चर मतलब गमन करना, का मतलब अग्नि। वो संहिता जो अग्नि के चारों तरफ गमन करती है उसका नाम है चरक या अग्निवेश, जो अग्नि में आवेशित होकर अपनी बात को कहते हैं। मतलब पूरा का पूरा अग्नि को ध्यान में रख के जो बात बोलते हैं वो है अग्निवेश। ऐसे ही हमारे ओपीडी लेवल पे हम अग्नि के आधार पर हमारे दोषों की स्थिति का आकलन करते हैं। वास्तव में अगर हम समझे तो सबसे पहला जो हमारी विकृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है जो हम निदानों का सेवन करते हैं, तो कोई भी निदान हमारे शरीर में जो बाहर से आते हैं वो हेतु के रूप में आते हैं। हेतु हमारे शरीर के बाहर होते हैं जिसको हम काल अर्थ कर्म के रूप में बांध सकते हैं। जब वो शरीर में प्रविष्ट करते हैं और हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं तब उनका नाम निदान होता है। और ये निदान अपनी विकृत ऊर्जा को आगे दोषों को देते हैं। लेकिन दोषों को देते समय हमारे शरीर में जो क्रिया प्रणाली चल रही है वो अग्नि के माध्यम से चल रही है। तो सबसे पहले जो प्रभाव गिरता है वो अग्नि के ऊपर गिरता है। तो आगे हम इस पे बहुत गहराई से बात करेंगे। अग्नि जो है पहले बिगड़ती है फिर दोषों की विकृति होती है और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के निदान का सेवन किया गया। उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि आमाजीर्ण मतलब जो कफ के निदानों का सेवन किया जाए तो जो अग्नि के ऊपर प्रभाव गिरेगा वो आम को उत्पन्न करेगा और जो दोष प्रभावी होगा वो कफ प्रभावी होगा और उसके वजह से जो मंदाग्नि की स्थिति उत्पन्न होगी या जो आमाजीर्ण की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, अगर पित्त के निदानों का सेवन किया जाए तो उसके वजह से जो हमारे अग्नि के ऊपर प्रभाव गिरेगा उसकी वजह से जो अजीर्ण उत्पन्न होगा उसका नाम विदग्धाजीर्ण है और उस तरीके से हमारे अग्नि की स्थिति वहां पे विपरीत होगी। ऐसे ही अगर हमारे वायु के निदानों का सेवन किया जाए और उसकी वजह से जो अजीर्ण बनेगा उसका नाम विष्टब्धाजीर्ण है और उसकी वजह से हमारी अग्नि। तो ये दोष और हमारे निदानों का सीधा सीधा संबंध अग्नि के माध्यम से ही होता है। अग्नि के विकृति ना हो तो कोई भी दोष नहीं कहलाएगा, सब कुछ धातु ही कहलाएगा। अग्नि ही क्या करती है, विकृत होकर हमारे मलों को शरीर में आने का रास्ता खोलती है। तब हमारे वायु पित्त कफ जो पहले धातु थे अब दोष के नाम से जाने। तो हर जगह हमको अग्नि का संबंध दोषों के साथ देखना ही है। ओपीडी लेवल पे भी ये दिखता है। वास्तव में ओपीडी लेवल पे इसीलिए आचार्य चरक ने दो ही समुत्थान बताए। बीमारियां या तो आमाशय से हो सकती हैं या पक्वाशय से हो सकती हैं। आमाशय में अजीर्ण के माध्यम से और पक्वाशय में उदावर्त के माध्यम से, जो हम आगे की स्लाइड्स में आगे क्लासेस में हम इसी की बात करेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शुभी ने पूछा है कि क्या किसी पेशेंट में आमाशय एंड पक्वाशय दोनों के लक्षण देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, सारी चिकित्सा ही हमारी अग्नि आधारित होती है। अगर आप समझे तो चरक का जो मूल अर्थ है शब्दार्थ रूप में हम ऐसा समझते हैं चरक मतलब
बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है, व्याधि संकर की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, आमाशय पक्वाशय दोनों दुष्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे चिकित्सीय दृष्टि ये देखनी पड़ती है कि कौन पहले दुष्ट हुआ, स्वतंत्र और परतंत्र। ज्यादातर ऐसा देखने को होता है कि अगर लंबे समय तक आमाशय दुष्ट रहा तो उसके मल नीचे जाके हमारे पक्वाशय में पहुंचते हैं और पक्वाशय को भी दुष्ट कर देते हैं। ऐसा भी देखने को कभी कभी मिलता है कि पक्वाशय की स्थिति में दुष्टि रही तो वो ऊर्ध्व होकर हमारे आमाशय में भी दुष्टि होने लगती है। तो स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है, इसका विवेचन करते हुए अगर हमको संकर स्थिति दोनों की एक साथ स्थिति मिलती है तो जो पहले हुआ है वहां तक हमको जाना है, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कहते हैं, कि बीमारी की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई उस तक हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हम पहले उसी का निराकरण करते हैं जहां से उसकी शुरुआत हुई है। तो रूट कॉज ऑफ द डिजीज, जिसको हम कहते हैं कि निदान परिवर्जन का आदि कारण जो है वो दूर होता है, तो दूसरा अपने आप सही होने लगता है। तो संकर स्थितियां बहुत देखने को मिलती हैं। अगर कोई भी रोग 1 साल से ज्यादा हो जाए तो संकर स्थिति बनना स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल सर। डॉक्टर नरेंद्र का क्वेश्चन है, सम्यक अग्नि को कैसे डिसाइड करें? पार्डन? सम्यक अग्नि को कैसे डिसाइड करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हमारी सम्यक अग्नि है तो जो कुछ भी हम खाएंगे उसका हमारे सही ढंग से पाचन होगा, और उसके लिए आचार्य चरक ने और आचार्य भागवत ने जीर्ण आहार का लक्षण बताया। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा च जीर्ण आहार से लक्षण। उद्गार अर्थात अच्छे ढंग से खाए हुए आहार के बाद सम्यक डकार का आना, शुद्ध उद्गार का आना, उसमें किसी भी तरीके के तिक्त उद्गार, खाए जैसे उद्गार या खट्टेपन का किसी भी तरीके का भाव ना होना, शुद्ध उद्गार का होना, उद्गार शुद्धि। खाने के बाद किसी भी तरीके के तंद्रा आलस इत्यादि के ना होना, हमारे शरीर में उत्साह नामक वायु के गुण की वृद्धि होना, उद्गार शुद्धि उत्साह हो, और हमारे वेग जितने भी हैं चाहे वो धारणीय है अधारणीय है उनकी सम्यक स्थिति स्थापित हो। वात मूत्र पुरुष जो कि हमारे ऐसे अधारणीय वेग है उनका सही पे निष्कासन हो जाना। क्षुधा पिपासा निद्रा जो हमारे शरीर को पोषण देने के लिए आने वाले वेग हैं उनका सही ढंग से हम सही नियंत्रण तरीके से उनका कर सके, इसका होना। ये वेगोत्सर्ग के यथोचिता। और लघुता क्षुत पिपासा, शरीर में किसी भी तरीके का भार अनुभव ना हो। हम 80 किलो के हैं या 40 किलो के हैं या 90 केजीज के हैं, हमको अपना वेट नहीं पता चलता। अगर हमको ये वेट हमको भारीपन महसूस होने लगा, मतलब हमारी अग्नि सही काम नहीं कर रही, चाहे वो सिरो गौरव हो, चाहे उदर गौरव हो, चाहे पैरों में भारीपन, कहीं भी कोई गौरव महसूस नहीं हो, तो ये जो है लघुता की स्थिति है। क्षुत पिपासा एक साथ महसूस होना, भूख प्यास सही समय पे रहना, ये हमारे जीर्ण आहार का लक्षण है। इसी से हमें सम्यक अग्नि का निर्धारण होता है कि हमारी अग्नि सही ढंग से कार्य। मैंने बार बार आपको कहा चिकित्सा संकलन से होती है, संकलन जितना अच्छा होगा चिकित्सा उतनी दृष्टिगोचर होगी।